दूरस्थ शिक्षा के इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, तृतीय प्रश्न पत्र, एमए पूर्वार्ध शिक्षा। आज हम अभिप्रेरणा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से हम प्रेरित कर सकते हैं, इन सभी बातों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा की उत्पत्ति मोटिवेशन शब्द मोवेयर लैटिन भाषा के बना है, जिसका अर्थ है टू मूव, गति करना। हम परिभाषा देखेंगे कि मैकडूगल ने कहा था, अभिप्रेरणा शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अर्थात अभिप्रेरणा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किसी भी कार्य को गति प्रदान कर देती है। B.F. स्किनर कहते हैं, विद्यालय के सीखने में अभिप्रेरणा का अर्थ अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, आरंभ करना, जारी करना व दिशा प्रदान करना है। बर्नार्ड शो कहते हैं, अभिप्रेरणा द्वारा उन विशिष्ट उद्देश्यों के प्रति क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जिन उद्देश्यों के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था। वुडवर्थ, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तेजित की जाती है। हम देखेंगे कि फ्रेडरिक जे मैकडोनाल्ड, अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति के भीतर उस ऊर्जा परिवर्तन से है जिसमें भावात्मक प्रबोधन तथा प्रत्याशित लक्ष्य प्रतिक्रियाएं निहित हैं। क्रैच व क्रीचफील्ड कहता है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। हम खाना क्यों खाते हैं, हम काम क्यों करते हैं। कहीं न कहीं से प्रेरित हुए थे, इसलिए तो हम ये सारे कार्य करते हैं। किसी ने हमको प्रेरित किया, हम किसी को देख करके प्रेरित हुए, इसलिए हम उस कार्य को करते हैं। प्रेरकों का वर्गीकरण हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रेरक प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक, जिनको स्वाभाविक प्रेरक भी कहते हैं, प्राकृतिक प्रेरक भी कहते हैं, जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं। ये ऐसे प्रेरक हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। भूख, प्यास, यौन, नींद, सांस लेना, प्रेम करना, भय, ये जन्मजात प्रेरक हैं जो हमारे जन्म के साथ में ही आते हैं। अर्जित प्रेरक, जिसके अंदर उपलब्धि, संबंधन, सत्ता, आक्रमणशीलता, अनुमोदन, ये उपलब्धि, ये इस प्रकार के प्रेरक हैं जो हम वातावरण के माध्यम से अर्जित करते हैं। और अर्जित प्रेरकों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत है, दूसरा सामाजिक या मनोवैज्ञानिक है। जैसे धन उपार्जन, विद्या उपार्जन, ये सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक में हम देखेंगे सामूहिकता। जब बालक सामूहिक रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो सामूहिक प्रेरक है। आत्मगौरव व आत्मीयता, कि जब अपने किसी भी कार्य में वो अपने आप को आत्मगौरव महसूस करता है या अपने आप को आत्महीन महसूस करता है, तो ये आत्मगौरव व आत्महीनता प्रेरक है। आत्माधिकार की बालक, किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो दूसरों पर अपना अधिकार जमाए। आत्मसुरक्षा, व्यक्ति में आत्मसुरक्षा की भावना का प्रेरक होता है कि वो समाज में अपने आप को आत्मसुरक्षक महसूस करे। व्यक्तिगत प्रेरक के अंदर हम देखेंगे कि अचेतन अनुप्रेरणाएं, आदत, आकांक्षा का स्तर, जीवन लक्ष्य, मद व्यसन, रुचि, मनोवृत्ति, ये इस प्रकार के प्रेरक हैं जो व्यक्तिगत हैं, जिनके कारण से हम अपने आप में प्रेरित होते हैं। जैसे कि आदत प्रेरक को हम देखेंगे कि जब तक हम चाय नहीं पी लेते हैं तब तक शौच आदि क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी आदत बनी हुई है। ये व्यक्तिगत आदत है, व्यक्तिगत प्रेरक के रूप में है। प्रेरकों के वर्गीकरण
इसके पश्चात हम देखेंगे अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया चलती है, जिसे अभिप्रेरणा की प्रक्रिया स्रोत या चक्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ इस चक्र में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर आवश्यकता महसूस होती है, और आवश्यकता कहते हैं किसी भी वस्तु का अभाव आवश्यकता है। जैसे हमारे अंदर भोजन की कमी होगी तो भोजन की कमी हमारी आवश्यकता होगी, और आवश्यकता जैसी ही हमारी होगी तुरंत ही हमारा चालक काम करेगा, क्योंकि हमारे अनेक चालक हैं और वहां जिससे संबंधित जो चालक होगा उसमें वहां तनाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे भोजन से संबंधित चालक भूख का है, पानी से संबंधित चालक प्यास का है, और इसके पश्चात व्यक्ति उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जैसे भोजन को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद जब वो प्राप्त हो जाता है तो उसे उद्दीपन या प्रलोभन चक्र की एक प्रक्रिया में आता है। वस्तु अभाव की यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। उद्दीपन का तात्पर्य वस्तु अभाव की पूर्ति होने। प्रेरक व्यवहार को निर्देशित करता है कि जैसे भोजन जो है भूख का प्रेरक है, तो इसी प्रकार से अभी प्रेरकों के बारे में वर्गीकरण आपने देखा था। तो ये प्रेरक जो है जिस प्रकार से हमारी आवश्यकताएं होती हैं, प्रेरक उसी प्रकार से कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा का स्थान, भूमिका या महत्व या योगदान क्या है, कि इस अभिप्रेरणा का क्या योगदान है, हम इससे में चक्र में देखेंगे। और स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, अभिप्रेरणा सीखने का प्रमुख कारक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा से का महत्व बालक के व्यवहार परिवर्तन में, अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक का व्यवहार परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, बालक का मानसिक विकास किया जा सकता है, बालक का सामाजिक विकास किया जा सकता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। बालक में यदि आदर्श गुणों का विकास करना हो, चारित्रिक नैतिक गुणों का विकास करना हो, तो हम अभिप्रेरणा के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास, जो कि मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख पक्ष है, तो उस व्यक्तित्व का विकास करने में भी अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास, सकारात्मक और नकारात्मक दो अभिवृत्तियां होती हैं, उनमें से हम सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास भी इस प्रेरणा के माध्यम से कर सकते हैं। अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है, रुचि व अभियोग्यता का विकास किया जा सकता है। अधिगम का आधार जो है प्रदान करता है, जैसे कि अंक काट लेने पर, कक्षा में अपमान करने पर छात्र जो है अधिगम के एक आधार उसको प्रदान करने में सक्षम होता है। इच्छा को बलवती बनाने में, आत्मविश्वास जागृत करने में ये अभिप्रेरणा की प्रमुख भूमिका है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अभिप्रेरणा के अभिप्रेरणा की प्रविधियां या तकनीक क्या है, कि कौन कौन सी ऐसी प्रविधियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि बालक अभिप्रेरित हो सके। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से बालक को अभिप्रेरित किया जा सकता है। ये बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार देकर के कोई भी बालक को किसी भी कार्यक्रम में, तो उससे वो बालक प्रेरित होता है कि मुझे और अधिक काम करना चाहिए। जो बालक गलत काम करते हैं, गाली देते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस प्रकार के बालकों को दंड के द्वारा हम उस चीज को रोक सकते हैं। प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा के माध्यम से किसी भी बालक को हम प्रेरित कर सकते हैं, और निंदा के माध्यम से, जैसा कि देखेंगे कालिदास को निंदा के माध्यम से उनकी पत्नी ने प्रेरित किया था, क्योंकि निंदा के द्वारा वो एक महान कवि के रूप में जाकर के बने। तो कहीं कहीं पर हम प्रशंसा का प्रयोग करेंगे, कहीं उसको निंदा करके जो है उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। गलत काम है उनकी हमारे द्वारा निंदा की जाएगी। बालक को प्रतियोगिता तथा सहयोग के माध्यम से अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उसका हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, और बालक को सहयोग प्रदान करके, कंपटीशन जो इस प्रकार के हैं जिनमें एक दूसरे का सहयोग करके उस प्रकार से हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। बालक सफलता और असफलता के माध्यम से भी प्रेरित हो सकता है, जैसा कि
आप देखेंगे कि जिस बालक के अधिक अंक आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आगे और पढ़ने की ओर प्रेरित होता है। और कहीं कहीं पर असफलता के कारण भी कोई बालक जो है होता है, उसके मन में ये रहता है कि मैं इस बार इस परीक्षा में असफल रहा हूं, तो आगे जाकर के और अधिक मैं मेहनत करके पढ़ूंगा। पांचवा आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिष्ठा या आत्मसम्मान। कभी कभी व्यक्ति प्रतिष्ठा के कारण, अपने आत्मसम्मान की वजह से, समूह में मुझे आत्मसम्मान मिले, इसके कारण से वो जो है आगे प्रेरित होकर के कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। उपलब्धि का ज्ञान भी व्यक्ति को प्रेरित करता है। जब उसे पता रहता है कि मेरा ये अचीवमेंट आया है और उस अचीवमेंट को और आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी जो है बालक आगे प्रेरित होता है। नवीनता, यदि कोई चीज नवीन होती है, नवीन होने पर व्यक्ति जो है उस कार्य को करने के लिए यथाशीघ्र तैयार होता है, प्रेरित होता है। और यदि पुराना कार्य रहता है तो इतना प्रेरित नहीं होता है जितना नवीन कार्य के प्रति होता है। आकांक्षा का स्तर, यदि आकांक्षा के स्तर के अनुसार उद्देश्यों को निर्धारित किया जाए, मान लीजिए मैंने अभी 10वीं में पास की है और 10वीं पास करने पर हम उसी प्रकार का आगे का स्तर बनाए कि मुझे किस उसमें जाना है, हम तैयारी शिक्षक की कर रहे हैं और जाकर के हम आईएएस की परीक्षा दें, तो ये आकांक्षा के स्तर के अनुसार अभी प्रेरणा नहीं होगी। आकांक्षा के स्तर के अनुसार यदि प्रेरित किया जाएगा तो वो उसको प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, उद्देश्य यदि निश्चित होते हैं तो निश्चित रूप से बालक को यह है कि मुझे क्या, किस प्रकार से क्या बनना है, क्या करना है। उद्देश्य, लक्ष्य यदि होता है तो अपने आप में ही बालक प्रेरित हो जाता है। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी बालकों में अनेक प्रकार की जो है गतिविधियां करने की प्रेरणा जागृत होती है। साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य गतिविधियों के करने के लिए जो है बालक पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से प्रेरित होता है। सामूहिक कार्यों के माध्यम से भी बालक को प्रेरित कर सकते हैं। समुदाय के काफी कार्य जो इस प्रकार के हैं जहां सभी समूह में मिलकर के उस कार्य को कर सकते हैं। अनुपयोगी सामानों से उपयोगी बनवाना, कहीं समाज में स्वच्छता का वो करना, इस प्रकार से हम इस चीज से सामूहिक कार्य देकर के उस बालक को ये चीज सिखा सकते हैं। प्रेम एवं स्नेह के माध्यम से भी बालक के अंदर हम अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वो प्रेम और स्नेह के द्वारा आगे जाकर के यदि उसे मिलेगा तो प्रेम और स्नेह यदि प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार का वातावरण होगा तो बालक अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित होगा। खेल के माध्यम से भी आज छोटे बालकों को खेल विधि के माध्यम से उसे प्रेरित किया जा सकता है। यदि पाठ्यक्रम को खेल विधि के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से बालक अधिक सीखेंगे। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री शिक्षण की एक इस प्रकार की सहायक सामग्री है। जब कहते हैं कि बालक अपने पाठ्यक्रम में यदि रुचि लेना बंद कर देता है तो निश्चित रूप से दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उसको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि बच्चा अमूर्त चीजों को मूर्त रूप में भी सीख करके बहुत आगे बढ़ सकता है। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के माध्यम से भी हम किशोर बालकों को भी अनेक प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से आदि से हम उनको भी आगे प्रेरित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत आप देखेंगे, उसमें मुख्य रूप से A.H. मास्लो का आवश्यकता अधिक्रम का सिद्धांत। A.H. मास्लो का ये जो सिद्धांत है आवश्यकता से संबंधित सिद्धांत है और आवश्यकता के बारे में आप देखेंगे सबसे पहले शरीर क्रियात्मक आवश्यकता होती है। हमारी यदि ये आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो हमारी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति में व्यवधान आएगा, हम आगे प्रेरित नहीं होंगे। कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी शरीर की आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन इत्यादि, पानी, इन चीज मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सुरक्षा की आवश्यकता, कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सुरक्षा हो, उस सुरक्षा के लिए वो बैंक में पैसे जमा कराता है। इसके साथ में बैंक में पैसे जमा कराने के साथ में ही वो मकान बनाता है अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की जब आवश्यकता की पूर्ति होगी तो उसकी इच्छा होती है कि उसे समाज के अंदर स्नेह मिले और लोगों से अपनत्व की भावना मिले, तब जाकर के उसकी ये तीसरी आवश्यकता होगी। और तीसरी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद वो सोचता है कि समाज में उसे रेस्पेक्ट मिले, उसे सम्मान मिले, उसे आदर मिले। जब आदर की आवश्यकता की यदि उसकी पूर्ति हो जाती है तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करता है।
तो एक एक क्रम चलता है कि शरीर से सुरक्षा, सुरक्षा से स्नेह, स्नेह से आदर, आदर से आत्म सिद्धि की आवश्यकता जो है व्यक्ति करना चाहता है, तब जाकर के वो अपने आप में आनंद की अनुभूति करता है, अपने आप में वो प्रसन्न होता है। इसी प्रकार से डीसी मैकलिन का निष्पत्ति का सिद्धांत है, कार्य का परिणाम यदि मापा जाएगा, ये बालक को पता है कि मेरे कार्य का परिणाम मापा जाएगा, निश्चित रूप से वह बालक सीखने के लिए प्रेरित होगा। और क्योंकि उसे पता है कि मेरी उपलब्धि का प्रभाव भी जो है पड़ता है, मेरी उपलब्धि को देखा जाएगा। तो इस प्रकार से डीसी मैकलिन ने इस बात को कहा था कि निष्पत्ति के माध्यम से बालक और अधिक काफी सीख सकता है। शेरिफ तथा कैंडल का एमग्रस्ता का सिद्धांत है, जिसमें तल्लीन होकर के जो है व्यक्ति अपना कार्य करता है। इसका हेरिफ एफ ऑर्लो का अंतर्बोध अंतर्नोद का सिद्धांत है, आंतरिक रूप से व्यक्ति प्रेरित होकर के किसी कार्य को इस सिद्धांत के अंदर करने की बात की है। गार्डन आलपोर्ट के क्रियात्मक स्वायत्तता का सिद्धांत, नवीन लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्ति तन मन धन से लग जाता है। इस प्रकार से गार्डन डब्ल्यू आलपोर्ट ने अपनी क्रियात्मक अभिप्रेरणा की बात को स्पष्ट किया था। अब आपने देखा कि अभिप्रेरणा के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, हम किस प्रकार से बालकों को प्रेरित कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे अनेक प्रश्न जो है अभिप्रेरणा से संबंधित है। शर्मीले एवं बुद्धिमान बालक को भाषण देने की कला में किस प्रकार से हम निपुण करेंगे। अनुशासनहीन बालकों को अनुशासन लाने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेंगे ताकि बालक अपने आप में ही अभिप्रेरित हो जाए। कार्य के प्रति अरुचिपूर्ण व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। पिछड़े हुए बालकों को शिक्षण हेतु कैसे प्रेरित करेंगे। बिना शैतानी करने से बेचैन होने वाले विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। कौन कौन से महापुरुष किस किस से प्रेरित होकर के आदर्श बने थे। जब विद्यार्थी बीच में अध्ययन कार्य छोड़ देता है तो आप कैसे अभिप्रेरित करेंगे। खेल के कालांश को अध्ययन के कालांश बनाने तो आप कैसे प्रेरित करेंगे। इस प्रकार के अभिप्रेरणा के अनेक प्रश्न हैं जिनके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार की चीजों के लिए हम बालक को कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम सृजनशीलता के विषय में देखेंगे कि सृजनशीलता किसे कहते हैं और सृजनशीलता के ऊपर अनेक परिभाषाएं आपके समक्ष गिलफोर्ड गोड ने दी है। लेकिन सृजनशीलता का बारे में एक सामान्य परिचय मैं आपके सामने बोल रहा हूं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग बातें कही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक मनोवैज्ञानिक यह समझता है कि केवल प्रयोगशाला में कार्य करने वाला ही सृजनशील व्यक्ति है, क्योंकि वही प्रकृति को नए दृष्टिकोणों से समझकर उसकी मौलिक विवेचना करता है। एक इंजीनियर समझता है कि वही सृजनशील है, क्योंकि प्रकृति के स्रोतों का वही मौलिक रूप से उपयोग कर सकता है। डॉक्टर समझता है कि वही मौलिक है, क्योंकि वह प्राकृतिक रोगों से छुटकारा दिलाता है। इसी प्रकार शिक्षक सृजनशील है जो प्रकृति प्रदत्त मूल प्रकृतिजन व्यवहारों को परिमार्जित कर उन्हें सामाजिक रूप प्रदान करता है। एक विद्यार्थी भी अपने को सृजनशील समझता है। इस प्रकार एक सृजनशीलता के संबंध में अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हमारे समक्ष आते हैं और कल्पना की दृष्टि से, मौलिकता की दृष्टि से, कुछ चिंतन की दृष्टि से सृजनशीलता की व्याख्या करते हैं। वेबस्टर ने क्रिएटिविटी शब्द को केरे शब्द से उत्पत्ति माना है और जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना या उगना। क्रिएट एक क्रिया के रूप में जब प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ बताना, मौलिक रूप से उत्पन्न होना या अस्तित्व में लाना। क्रिएटिव एक विशेषता के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ योग्यता, शक्ति, कल्पना आदि से लगाया जाता है तथा क्रिएटिव का शब्द से तात्पर्य है निर्माण करने की योग्यता से है। हम ये देखेंगे कि गिलफोर्ड ने भी सृजनात्मकता के 5 तत्वों के गुणात्मक योग का नाम दिया। ये 5 तत्व हैं: ग्रहणशीलता, केंद्र अभिमुख चिंतन, केंद्र विमुख चिंतन, स्मृति, मूल्यांकन,
गुड ने भी सृजनशीलता के 6 तत्वों के गुणों को योग बताया और ये 6 तत्व है साहचर्य, आदर्शात्मक दक्षता, मौलिकता, अनुकूलता, लोच की निरंतरता तथा तार्किक मूल्यांकन करने की योग्यता। आगे हम देखेंगे स्टेन जब किसी कार्य का परिणाम उत्तम हो जो किसी निश्चित समय पर उपयोगी स्वीकृत किया जाए वह सृजनात्मक कार्य कहलाता है। क्रो एवं क्रो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं: प्रभाव, सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं। प्रभाव, दी गई समस्या पर अधिक से अधिक प्रत्युत्तर देने के प्रभाव से प्रभाव 4 हैं: वैचारिक प्रभाव, अभिव्यक्ति प्रभाव, साहचर्य प्रभाव, शब्द प्रभाव। विविधता, दिए गए उत्तर कितने भिन्न हैं, जितने उत्तर भिन्न हैं उतनी सृजनात्मकता पाई जाती है। तीसरा मौलिकता, दिए गए उत्तर कितने असामान्य हैं, मौलिकता से तात्पर्य नवीनता से है। नंबर 4 विस्तारण, विचार या भावों की विस्तृत व्याख्या या प्रस्तुतिकरण से है। ये 2 प्रकार से है: शाब्दिक, किसी घटना को व्यवस्थित रखना, आकृति, अपूर्ण चित्र का सार्थक पूर्ण करना। सृजनात्मकता के ये 4 तत्व आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप सृजनात्मक बालक की प्रकृति व विशेषता को पहचान सकें कि एक बालक के अंदर कौन कौन सी पहचान होती है, और सृजनात्मक तत्वों की जब हमें जानकारी होगी तो उस बालक को पहचानने में हमें आसानी रहती है। स्टेन की परिभाषा में जो बात आई थी उसमें नवीनता जिसके अंदर होती है वह बालक सृजनशीलता कहलाती है, किसी कार्य को नवीन रूप में करता है। जो कार्य किया है वो लाभकारी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। नवीन कार्य करने पर यदि वो उपयोगी नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो वह सृजनशीलता की श्रेणी में नहीं आता है। जो बालक किसी भी कार्य को करता है वो लाभकारी, उपयोगी होना चाहिए। जेम्स ड्रेवर के उस परिभाषा में हम देखते हैं तो नूतन वस्तुओं का सृजन है, विचारों का संश्लेषण है, विचारों में स्वतंत्रता है, विचारों में व्यवहारिकता होनी चाहिए और नवीन विचारों का संग्रह करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार की बातें जेम्स ड्रेवर की परिभाषा में निकल करके आती हैं। गिलफोर्ड कहता है कि जो बालक ग्रहणशील है, जिसमें केंद्र अभिमुख चिंतन है, जिसके अंदर केंद्र विमुख चिंतन है, जिसमें स्मरण शक्ति अच्छी होती है, मूल्यांकन करने की क्षमता होती है, वो बालक सृजनशील बालक कहलाता है। गुड ने भी उसी प्रकार से इस बात को उन्होंने कहा कि जिसमें साहचर्य होता है, आदर्शात्मक दक्षता होती है, मौलिकता होती है, अनुकूलता होती है, लोच की निरंतरता होती है, तार्किक मूल्यांकन करने की योग्यता होती है, उच्च मानसिक प्रक्रिया होती है, व्यक्ति की प्रतिभा का विकास जिसके अंदर होता है, जिसमें संदेह की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो जिज्ञासा की मात्रा अधिक होती है, साहस की मात्रा अधिक होती है, संवेदनशील दूरदर्शिता जिसके अंदर होती है, उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहता है, एकाग्र चित्ता, लगनशीलता, परिश्रमी होता है, प्रयास तथा मनोविनोदी होता है और असामान्य व्यवसायों के प्रति रुचि जागृत करता है, एम की भावना होती है। इस प्रकार के बालक जो है सृजनशील पाए जाते हैं। ये सृजनशील बालकों की अलग अलग पहचान है, जिसमें से कुछ कुछ गुण किसी में कुछ पाए जाते हैं, किसी में कुछ। अब हम देखेंगे कि बालक में सृजनशीलता पहचान करने के बाद उस बालक की सृजनशीलता का पोषण एवं संवर्धन कैसे किया जाए और अधिक। बालक को और सृजनशीलता के लिए क्या हमें शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर देने की उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो है वो उस उत्तर स्वतंत्र रूप में देगा तो चिंतन शक्ति उस बालक की बढ़ेगी। अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति हो चाहे लिखित अभिव्यक्ति हो, उसके लिए अनेक अवसर दिए जाने चाहिए ताकि बालक अपनी मौखिक लिखित अभिव्यक्तियों का विकास कर सके। मौलिकता तथा लचीलेपन को प्रोत्साहन देना चाहिए कि कोई भी जो कार्य जिसमें मौलिकता नवीनता हो
और उसमें लचीलेपन हो, उन कार्यों को बालक को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। सृजनशीलता के लिए हमें वातावरण प्रदान यदि करेंगे तो बालक निश्चित रूप से अनेक चीजों का सृजन करेगा। कि हम बालक को सृजनात्मक वातावरण यदि पैदा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बालक में सृजनशीलता विकसित नहीं होगी। सृजनात्मक पाठ्यक्रम बालक के लिए यदि तैयार किया जाएगा, सृजनात्मक चीजों के माध्यम से यदि बालक के सामने चीजें जैसे कुछ प्रतियोगिताओं से संबंधित अंताक्षरी है, अनेक प्रकार की प्रतियोगिता है, पाठ सहगामी क्रिया है, उनको भी यदि पाठ्यक्रम में हम रखेंगे तो निश्चित रूप से बालक में सृजनशीलता का विकास होगा। बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना, सृजनशीलता का पोषण एवं संवर्धन करना अथवा सृजनशीलता के लिए शिक्षा, किस प्रकार हम बालक में अधिक से अधिक सृजनशीलता विकसित कर सकते हैं और विकसित करने के विभिन्न प्रकार के जो आयाम है उन्हें हमें प्रयोग में करना चाहिए। जैसे उत्तर देने की स्वतंत्रता, बालक को अधिकतर निबंधात्मक प्रश्न जो है दिए जाएं ताकि उनमें अधिक से अधिक सृजनशीलता विकसित हो सके। अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, अर्थात मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दोनों ही जो है कराने के अवसर देने चाहिए ताकि मौखिक रूप में वो अपने विचारों को सृजनशीलता में ले सके और लिखित रूप में भी सृजनशीलता का वो विकास कर सके। मौलिकता तथा लचीलेपन को प्रोत्साहन देना चाहिए, अर्थात नवीन चीजों को प्रस्तुत करना चाहिए, नवीन चीजों को प्रस्तुत करना चाहिए तथा उस नवीन चीज को और भी कितने प्रकार से नवीन रूप दिया जा सकता है, इस बात को भी बच्चों को अधिकतर प्रोत्साहन करना चाहिए। वातावरण प्रदान करना, सृजनशीलता के लिए जब तक हम वातावरण प्रदान नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से बालक में सृजनशीलता विकसित नहीं होगी, क्योंकि बिना वातावरण के किसी भी प्रकार से किसी भी बीज को भी वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है और वातावरण प्रदान करने के बाद में भी उसके बाद में ही बालक में सृजनशीलता विकसित की जा सकती है। और सृजनशीलता विकसित करने के लिए हमें अधिक से अधिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। सृजनात्मक पाठ्यक्रम, सृजनात्मक तक पाठ्यक्रम जो हमारा सामान्य पाठ्यक्रम है जिसमें विशेष रूप से हम बौद्धिक क्रियाओं पर ही जोर देते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में ही सृजनात्मक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। सृजनात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे समस्या समाधान विधि, खोज विधि, प्रायोजना विधि, मस्तिष्क विप्लन विधि, वाद विवाद विधि, अनेक इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि बालकों में अधिक से अधिक सृजनात्मक शक्ति विकसित हो सके। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करना चाहिए। अनेक प्रकार के प्रतिमान ऐसे हैं जिनमें बालकों की सृजन शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसे ब्रूनर का प्रतिमान है, पूछताछ प्रतिमान है, इसके साथ में ग्लेसर का प्रतिमान है। इन प्रतिमानों के माध्यम से सृजनशीलता को विकसित किया जा सकता है। पाठ सहगामी क्रियाएं बालक में सृजनशीलता विकसित करने में बहुत काफी सहयोगी रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं साहित्यिक प्रतियोगिताएं, आशु भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, खेल संबंधी प्रतियोगिताएं, इन प्रतियोगिताओं में भी अलग अलग प्रकार से हम सृजनशीलता को विकसित कर सकते हैं। प्रदर्शनियों का भी आयोजन, बच्चों ने अलग अलग प्रकार के कोई मॉडल बनाए हैं, किसी चित्र बनाए हैं, चार्ट बनाए हैं और उनमें कोई नवीन चीज को उसके अंदर उन्होंने रखा है, तो उन चीजों की भी प्रदर्शनियों को हमको लगाना चाहिए। हम देखेंगे कि धार्मिक उत्सवों के माध्यम से उनका आयोजन करने से भी बालकों में सृजनशीलता का विकास किया जा सकता है। वैज्ञानिक व औद्योगिक निर्माण केंद्रों का भ्रमण कराना चाहिए ताकि बच्चों को यह पता लगे कि किसी भी चीज का किस प्रकार से वैज्ञानिक यंत्र किस प्रकार के हैं, औद्योगिक यंत्र क्या है और उन बच्चों को उसकी जानकारी मिलती है, वो कैसे निर्माण हुए हैं, ताकि बच्चों को ये जानकारी रहे कि ये चीज निर्मित इस प्रकार से हुई है तो इससे आगे और किस चीज का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से तो वैज्ञानिक व औद्योगिक निर्माण केंद्रों का अधिक से अधिक भ्रमण कराया जाए। विशेष तकनीकी के साधनों का प्रयोग कराया जाए। वर्तमान के जितने भी तकनीकी संसाधन है उन चीजों का भी, जो दृश्य श्रव्य साधन है उन सभी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जैसे मोबाइल से कैसे पढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, ऐसी विशेष तकनीकों का प्रयोग करके भी हम सृजनशीलता को बढ़ा सकते हैं। हिडन तकनीकी का प्रयोग, खेलकूद की जितनी भी सामग्री है उनके माध्यम से बच्चों में अलग अलग जैसे टुकड़ों के जो खेल हैं उनको भी जोड़ करके अलग अलग सृजनशीलता बालकों में विकसित की जा सकती है। सृजनशील मूल्यांकन प्रणाली,
आजकल जो मूल्यांकन प्रणाली है वस्तुनिष्ठता के आधार पर होने के कारण मूल्यांकन प्रणाली सृजनशील होनी चाहिए, जिससे कि विचार विश्लेषण या सृजनात्मक प्रश्नों को अधिकतर रखा जाए तो बच्चों में सृजनशीलता विकसित होगी। झिझक और डर को दूर करना, क्योंकि सृजनशील बालक के तभी बन सकता है जब उसके सामने एकदम वो भय रहित होगा, क्योंकि उसका कार्य नवीन होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार की ये चीजें हैं, इसकी ये कैसे ठीक हो सकती हैं और ये गलत कर रहा है। क्योंकि न्यूटन ने भी अपना जब प्रयोग किया था तो बॉल को ऊपर की ओर उछाला था और बॉल को ऊपर की ओर उछालने के बाद में जाकर के उसे कहा गया था कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका एक नया प्रयोग गुरुत्वाकर्षण कर करके निकल करके आया। अशाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक समय 15 मिनट जैसे आकृति पूर्ति कार्य दिए गए हैं और इस आकृतियों के माध्यम से प्रत्येक का उपयोग करते हुए सार्थक एवं रोचक चित्र आकृति बनाएं जिस पर रुचिकर कहानी कही जा सके। बच्चों को इस प्रकार से दिया जाता है। चित्र पर 4 बिंदुओं में अंक प्रदान किए जा सकते हैं। नंबर 1 प्रभाव, कि उस बच्चे ने कुल कितनी अनुक्रिया की हैं, उसमें कितने प्रकार कितने चित्र बनाए हैं। प्रभाव की मात्रा पूर्ण किए गए चित्रों से की जा सकती है और उसको हम अंक दे सकते हैं। लचीलापन या नमनीयता, कि जैसे बालक ने पशुओं के चित्र बनाए हैं तो हम 1 अंक देंगे। यदि पशु से हटकर के दूसरी चीज का बनाया है, हवाई जहाज का बनाया, तीसरी बार उसने देवदूत का बनाया, तो प्रत्येक पर हम 1-1 अंक दे सकते हैं। मौलिकता का मतलब साधारण व कम साधारण पर हम 0 अंक देंगे। कोई साधारण बनाइए जो सबकी निगाहों में है, और कोई ऐसी प्रकार की अनुक्रिया की है जो अर्थपूर्ण है लेकिन नवीन है, तो उसको हम 2 अंक दे सकते हैं। विस्तारण, प्रत्येक नवीन विस्तार पर 1 अंक। जैसे मकान है, मकान के लिए दीवार लिखा उसने, खिड़की लिखा, छत लिखा, द्वार लिखा, इस पर 1 अंक दे सकते हैं। लेकिन उससे अलग हटकर के यदि विस्तार दिया है किसी बात को तो वहां पर 1 अंक दिया जा सकता है। अनुक्रिया की असाधारणता जानने हेतु जिस अनुक्रिया को 2.5% से कम छात्रों ने किया है उसे मौलिकता के अंक प्रदान किए जाते हैं। 5% ने यदि वह चीज बनाई है तो 1 अंक, और 4% यदि छात्रों ने बनाई है तो 2 अंक दिए जा सकते हैं, और 3% छात्रों ने बनाई है तो 3 अंक दिए जा सकते हैं, और 2% ने किया है तो 4 अंक, और 1% से नीचे पर किया है तो 5 अंक दिए जा सकते हैं। व्रत कार्य, जिसमें समय सीमा 10 मिनट। व्रत की सहायता से चित्रों का निर्माण, ऊपर के चारों आयामों के आधार पर अंक दिए जाते हैं कि उसने कितने जो है कुत्ते बिल्ली कुछ भी क्या क्या बनाया उस व्रत में, तो व्रत कार्य देकर के भी। शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण में उत्पाद सुधार कार्य किया जाता है। कुत्ते के खिलौने का प्रस्तुतिकरण, अधिक आकर्षक बनाने का परिवर्तन करना। टिन के डिब्बे का अप्रचलित प्रयोग, टिन के डिब्बे से अधिक उपयोगी सुझाव दिए जा सकते हैं। बादलों में रस्सी बांधे तो क्या होगा, इस प्रकार के अनेक शाब्दिक परीक्षण दिए जा सकते हैं। हम इसके बाद देखेंगे मेहंदी, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन आगरा द्वारा ये प्रकाशित है। इससे परीक्षण के अंदर 4 शाब्दिक, 3 अशाब्दिक और उप परीक्षण सम्मिलित हैं। शाब्दिक परीक्षणों में क्या होगा, मनुष्य चिड़ियाओं की तरह उड़ने लगे, विद्यालय भवन में पहिए जोड़ दिए जाए, मनुष्य को खाना खाने की आवश्यकता न हो, इस पर बालक अपने विचारों को लिखता है। नवीन उपयोग, जैसे पत्थर का टुकड़े का क्या उपयोग है, पानी का क्या उपयोग नवीन किया जा सकता है, लकड़ी की छड़ी का क्या है। संबंध बताइए, पेड़ का घर के साथ, कुर्सी का सीढ़ी के साथ। खिलौने को रुचिकर बनाइए, जैसे घोड़ा है तो उसको किस प्रकार से हम उस खिलौने को रुचिकर बना सकते हैं। अशाब्दिक के अंतर्गत अनेक आकृतियां उसमें दी गई हैं जिन्हें परीक्षार्थियों को पूरा करना होता है। ये वाकर मेहंदी ने अपने शाब्दिक अशाब्दिक इन परीक्षणों को विभिन्न 2 प्रकार से जो बताया था। इसके बाद बीके पासी द्वारा निर्मित परीक्षण में 6 उप परीक्षण है। समस्या अवलोकन परीक्षण है, असामान्य उपयोग परीक्षण है, परिणाम परीक्षण है, जिज्ञासा परीक्षण है, वर्ग पहेली परीक्षण है, ब्लॉक परीक्षण है।
ये शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों ही हैं। गिलफोर्ड प्रविधि में असाधारण उपयोग परीक्षण, जैसे ईंट का उपयोग बताने के लिए कहना, छात्र हो सकता है संभावित उत्तर ये दें, मकान बनाने के काम आना, किसी को मारने के काम आना, कुत्ता या बिल्ली को भगाने के काम आना, कांटी को ठोकने के काम आना, खिड़की शीशा तोड़ने के काम आना, पेपर वेट के रूप में उपयोग करना, लाल पाउडर बनाने के काम में आना। ये असाधारण उपयोग में इस प्रकार के प्रति उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। परिणाम परीक्षण में जैसे क्या क्या परिणाम होगा जब अचानक सभी लोग अपना संतुलन खो बैठे और सीधे अपने पैर पर खड़े रहने में अपने आप को असमर्थ पाए। संभावित उत्तर हो सकते हैं, जूता बिकना बंद हो जाएगा, राजनीतिक पार्टियों में स्टैंडिंग कमेटी नहीं हो गए, सभी व्यक्तियों की औसत ऊंचाई लगभग 2.5 फीट होगी, डॉक्टरों के यहाँ रोगियों की संख्या में अधिक वृद्धि हो जाएगी। रिमोट एसोसिएट टेस्ट परीक्षण में 40 एकांश हैं, प्रत्येक एकांश रिमोट एसोसिएट टेस्ट परीक्षण में 40 एकांश हैं, प्रत्येक एकांश में छात्रों को विशेषकर उच्च विद्यालयों के छात्रों को 3-3 शब्द दिए जाते हैं और उन्हें चौथा संबंध जो इन तीनों से संबंधित होता है बतलाना होता है। एकांश नंबर 1 कुकीज 16 हार्ट, इसका आंसर स्वीट है क्योंकि स्वीट कुकीज, स्वीट 16, स्वीट हार्ट। दूसरा बेस स्नो डांस, इसका उत्तर बाल, बाल स्नो बाल, डांस बाल। रेड विलू कॉटेज, रेड चीज विलू चीज कॉटेज चीज, ये संयोग अर्थपूर्ण होना चाहिए। वर्ण विपर्य परीक्षण जैसे एनवायरमेंट शब्द से अधिक नए शब्द बनाए गए शब्दों का मूल्यांकन सापेक्ष असाधारणता के रूप में किया जाता है। हम अधिगम के विषय में जानेंगे कि अधिगम क्या है और अधिगम के सिद्धांतों को। क्रानवेक कहता है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स कहता है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर कहता है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा था नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। इस प्रकार से अधिगम की विभिन्न परिभाषाओं को आपने अभी सुना है, लेकिन वास्तव में हम देखें कि अधिगम एक व्यवहार परिवर्तन, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे एक बालक दीपक की लो में अपना हाथ दे देता है, हाथ देने के बाद में वह बालक को यह अनुभव हो जाता है कि अब दीपक की लो में मुझे हाथ नहीं देना है और पुनः वो जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। अर्थात ऐसा नहीं हो कि दीपक की लो में हाथ तो नहीं दिया लेकिन सिगरी में जाकर के हाथ दे देता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बालक को उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि बालक को ये जानने में आ जाना चाहिए कि मैं जितने भी लो देने वाले पदार्थ हैं सारे ज्वलनशील हैं। जब इस प्रकार का यदि परिवर्तन होता है तो इसे हम व्यवहार परिवर्तन कहते हैं।